हेलो, वेलकम इन आवर करंट वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं नवंबर के करंट की, नवंबर 2022 के करंट की। कल की वीडियो में ऑलरेडी हम अक्टूबर 2022 का करंट कवर कर चुके हैं। कोशिश ये थी कि शॉर्ट मतलब बिल्कुल उनको कंसाइज वे में रखा जाए, तो उसी तरीके से दिया। आज भी इसी तरीके से लेके आने की कोशिश की है कि पूरी नवंबर का जो मेन करंट है वो आपके सामने आ जाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि आज एक थोड़ा सा टच कर लेते हैं इनको, बाकी इनके ऊपर भी डिटेल वीडियो आ जाएगी, क्योंकि मैं मंथ्स कंप्लीट करने के बाद जो मिसलेनियस बचेगा बाकी पूरा, उनके ऊपर धीरे धीरे करके वीडियो लाऊंगा ताकि आपको करंट जो है वो कंप्लीट कवर हो जाए एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। सबसे पहले बात करते हैं, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। रिपोर्ट तो इस साल पब्लिश नहीं हुई है, एक साल से ज़्यादा इसको पब्लिश हुए हो गया, बट ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। आईपीसीसी की रिपोर्ट है और ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट है आईपीसीसी की। बेसिकली आईपीसीसी क्या है? आईपीसीसी एक यूएन की एक बॉडी है जो कि असेस करती है क्लाइमेट चेंज को, ओके, और अब उस पर अपनी रिपोर्ट्स देती है। ये कोई अलग काम नहीं करती, ये रिपोर्ट्स पब्लिश करती है सिर्फ अपनी। इसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, ठीक है। ये सिर्फ रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। ये इसकी जो एनुअल ये जो असेसमेंट रिपोर्ट थी, ये 6th थी, जिसकी जो टाइटल था वो जी टाइटल पूछा जा सकता है कि ये, या फिर ये पूछा जा सकता है कि आईपीसीसी की कौन सी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ठीक है। टाइटल इसका ना जो टाइटल था वो क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस था, ओके। बाकी मैं इसमें डीप नहीं जाऊँगा क्या है क्या नहीं उसके अंदर, इतना ही काफ़ी है। एक चीज़ और, आईपीसीसी कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो आईपीसीसी जो एस्टेब्लिश हुआ था ये 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था। मैंने पहले बता चुका हूँ, एक इससे पहले करंट वाली जो वीडियोज़ हैं मेरे, उनमें मैंने पूरा डिटेल दी है इन चीज़ों की, कब कब हुआ एस्टेब्लिश हुए हैं। उसके इस पॉइंट को भी टच करना जरूरी समझा था मैं, क्योंकि जो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम हुआ था केवी का, उसके अंदर इसको पूछा गया था, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है सब एग्ज़ाम के लिए। तो जो 53rd इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो वो गोवा में हुआ है। उसके अंदर फोकस कंट्री कौन सी थी? उसके अंदर फोकस कंट्री फ्रांस थी। गोल्डन पीकॉक एक अवार्ड होता है उसके अंदर, वो किसको मिला है? तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स करके एक मूवी है, उसको मिला है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिटेल वीडियो बाद में आएंगी। टच कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में टिक लग जाए कि अच्छा इसमें ऐसे है। गोल्डन पिकॉक में आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को अवार्ड मिला गोल्डन पिकॉक, और इसमें पार्टिसिपेट 79 कंट्रीज़ ने किया था, और 280 उसके अंदर बेस्ट मूवीज़ दिखाई गई हैं जो ओवरऑल द वर्ल्ड जो आई होंगी, उनको बेस्ट, जो वहाँ की बेस्ट मूवीज़ थी उनको इसके अंदर दिखाया गया है। 1 सेकेंड प्लीज़। ओके, अब स्टार्ट करते हैं मेन करंट नवंबर 2022 का। देखिए, इंडिया की एक कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस, अभी नई बनी है। इन्होंने अपना फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च किया है, ओके। उस रॉकेट का नाम विक्रम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने वाली ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी है और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को पता चला है कि हाँ, इंडिया भी अब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। वैसे भी इसरो जो है बहुत एडवांस है वर्ल्ड में। अगर आप पूरी एजेंसीज़ को लेंगे तो 3rd या 4th नंबर पर वही चलती है इसरो, और सबसे ज़्यादा टक्कर भी इसरो देती है पूरे वर्ल्ड की एजेंसीज़ को। तो विक्रम एस जो है ये एक प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, और ये रॉकेट जो डिज़ाइन हुआ था वो मेरे को याद है, वो 3D बेस पे डिज़ाइन किया पूरा रॉकेट। कंपनी कौन सी? स्काईरूट एरोस्पेस। मिशन का नाम क्या था जो उन्होंने फर्स्ट मिशन किया है, जिसके अंदर इन्होंने, इनका पेलोड 3 सैटेलाइट का था इस मिशन में, ठीक है। तो इन्होंने जो फर्स्ट मिशन किया इसका नाम था प्रारंभ, ठीक है। पेलोड इसमें सिर्फ 3 सैटेलाइट थी। ज़्यादा लोग पेलोड ले जाने के लिए नहीं था, ये बेसिकली एक ट्रायल था। मे बी 450 समथिंग केजी का टोटल पेलोड कैरी कर सकता है, इतना ही इसका, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये स्टार्टिंग है, ओके। नेक्स्ट ये रिपोर्ट, ये आपका एलडीसी, जो आपका एलडीसी एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था, क्योंकि हमारे करंट में है इसलिए बताना ज़रूरी है, ओके। जो आपका एक CCPI रिलीज़ होती है हर साल, ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होती है, जर्मन वॉच इसको वो करता है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी, जर्मन वॉच इसको पब्लिश करती है एक एजेंसी। ये एक्चुअली ये चेक करती है कि आखिर आप जो एमिशन कटिंग या जितने भी आप ऐसे मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं जिनसे क्लाइमेट चेंज को बचाया जा सके, तो उसके बेस पे ये अपनी रैंकिंग देती है कंट्रीज़ को, ठीक है। कई सालों से लगातार जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, क्योंकि जो टॉप 3 कंट्री हैं वो, टॉप का मतलब क्या होता है? जो पूरे पैरामीटर्स को टच कर रही हो या पूरे पैरामीटर्स पे काम कर रही हो। तो अभी ऐसा है कि फ़िलहाल ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है वर्ल्ड के अंदर जो इसके पैरामीटर्स को फुली यूज़, मतलब फुली टच कर रही हो। तो इसलिए इन्होंने जो टॉप 3 पोजीशन है वो अपनी ब्लैंक रखी हुई है, ठीक है।
टॉप 3 पोजीशन ब्लैंक रखी हुई है। तो जो रैंकिंग स्टार्ट हो रही है आईपीसीसी की, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की 2008 की, ये एडिशन ये बात वो करता हूँ। तो इसके अंदर क्या है, जो टॉप 3 पोजीशन थी वो ब्लैंक के अंदर 4th से स्टार्ट होगा। 4th नंबर पे इसका डेनमार्क है, 5th पे स्वीडन है, 6th पे चिले है, 7th पे मोरक्को है और 8th पे इंडिया है। ओके, 8th पे इंडिया है। तो अगर बेसिकली रैंकिंग की बात की जाए तो 1 2 3 4 5th पे इंडिया आती है, बट क्योंकि ऊपर की 3 पोजीशन ब्लैंक रखी जाती हैं इस वजह से इंडिया 8th पे है। ठीक है, यूके इसमें 11th नंबर पे है। ये चीज़ मैंने जानबूझ के रखना क्योंकि यहाँ पे हो सकता है वो क्वेश्चन के अंदर घुसा दे कि नहीं 50 से यूएसए को कोई और रैंकिंग दे दे। तो चाइना 51st रैंकिंग पे और यूएसए 52nd रैंकिंग पे है। तो दोनों दोस्त ही अगल बगल ही हैं, रियल में दोस्त ही हैं आजकल तो ये। नाउ नेक्स्ट जो ही मैंने अभी आपको बताया, गोवा में 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, इसी से मैंने उस पॉइंट को टच किया। इसके अंदर जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, यही क्वेश्चन अभी आपके एलडीसी में पूछा गया था, ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था कार्लोस सौरा को। ओके, कार्लोस सौरा को दिया गया था। और जो इंडियन का बेस्ट पर्सनैलिटी अवार्ड था वो दिया गया था, जो साउथ के सुपरस्टार हैं चिरंजीवी जी, उनको दिया गया है ये। ठीक है, दिस अवार्ड गिवन टू चिरंजीवी। ये रहा, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड वॉज गिवन टू द चिरंजीवी। ओके, उसके बाद स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी अभी अनवील किया गया है, और ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है बेंगलुरु में। ओके, हमारे पीएम मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। 108 फीट का है ये, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इसका नाम है, और ये कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में, केम्पेगौड़ा। इनका स्टैचू किसका है? केम्पेगौड़ा की जी। जो केम्पेगौड़ा जी हैं, इन्होंने ही बेंगलुरु जो सिटी है इसको एस्टेब्लिश किया, मतलब एस्टेब्लिश किया था। जो उसकी स्थापना की थी वो केम्पेगौड़ा जी ने ही की थी बेंगलुरु की। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, ये मैंने पहले लिखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी, मैं कुछ इनकी बात कर रहा हूँ यूनिटी स्टैचूज़ की, क्योंकि हो सकता है मैच द फॉलोइंग में आ जाए। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में है। ठीक है, सरदार पटेल जी की स्टैचू है ये। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ बिलीफ। ओके, ये कहाँ पे? ये राजस्थान का है, और ये राजस्थान में किसका ऊपर है? ये लॉर्ड शिवा के ऊपर है। ओके, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी अभी फिलहाल हैदराबाद में बनाया लास्ट ईयर, और ये किसके बेस पे? ये रामानुज जी के बेस पे है। ओके, जो हमारे भक्ति मूवमेंट में रामानुज जी जो थे उनके बेस पे है ये। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी केम्पेगौड़ा मैंने आपको बताया अभी, बेंगलुरु में है ये। उनके केम्पेगौड़ा जी की मूर्ति है ये, और इसको अनवील किया है मोदी जी ने कहाँ पे? बेंगलुरु में। इवन इनका जो एयरपोर्ट है शायद से उसका नाम भी यही है, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। उसके बाद इंडिया की फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है। इंडिया फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट कहाँ पे डिक्लेयर की गई है? ये कन्हेरी केव को डिक्लेयर किया गया, और ये कहाँ पे? ईस्ट खासी हिल ऑफ मेघालय में। ओके, तो इंडिया की फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट कहाँ पे डिक्लेयर की गई है? कन्हेरी केव्स को डिक्लेयर किया गया, और ईस्ट खासी हिल ऑफ मेघालय में है। ओके, ये नाम को थोड़ा इधर उधर कर सकता है क्वेश्चन पूछने अगर पूछेगा तो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग में आ गया, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन ये है आपका कि डोनियोपोलो एयरपोर्ट, क्वेश्चन ये आएगा कि डोनियोपोलो एयरपोर्ट है, ये कहाँ पे है? ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। ये नया एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश का, हमारे मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, और ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ओके, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, फिर बताता हूँ। ग्रीनफील्ड क्या होता है? ग्रीनफील्ड वो हम उस प्रोजेक्ट को ग्रीनफील्ड बोलते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया जाता है। अगर कोई थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से डेवलप है या थोड़ा सा वहाँ पे रेडी है, और उसके ऊपर हम अगर उसको स्टार्ट करें तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड, यानी कि जो पुराने पे स्टार्ट होता है वो ब्राउन फील्ड होता है। ग्रीन फील्ड जीरो से स्टार्ट। ठीक है, तो डोनियोपोलो एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद बात करते हैं ईस्ट तिमोर जो है, ये कंट्री जो है ये बन गई है आसियान की 11th मेंबर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आसियान की 11th मेंबर बन गई है। ठीक है, आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। ठीक है, फाउंडेड कब हुआ था? ये 1967 में फाउंड हुआ था, और हेडक्वार्टर क्या है? जकार्ता। ठीक है, हेडक्वार्टर क्या है इसकी? जकार्ता। वो आपने एक कहानी सुनी होगी ना बचपन में कि अकेली लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान था, और फिर बाद में इकट्ठी होकर बांध दी गई तो वो टूटी नहीं थी। तो समथिंग उसी टाइप से ये बनाया गया था। ठीक है, आसियान, और आज ये बहुत सक्सेसफुल है। इवन देखा जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि हाँ किस तरीके से इन्होंने अपने आप को अरेंज किया है,
और आज की डेट में आसियान कंट्रीज़ वर्ल्ड को टैकल करती हैं, ठीक है। आप खुद सोचिए कि आसियान कंट्रीज़ में यूएस के प्रेसिडेंट खुद जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल किया होगा इन्होंने। तो वो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी एकता को दिखाया कि देखो, और एक मार्केट बनाया है आसियान के नाम से। ओके, अब बात करते हैं आसियान कंट्रीज़ की। देखिए, आसियान कंट्रीज़ में पहले 10 थी, अभी एक नई ऐड हो गई है, तिमोर ऐड हो गई है। तो पहली जो 10 हैं उनका देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, पुराने वाली ये। तो ये है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ओके, ये 10 कंट्रीज़ है। याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अभी एक ऐड हुई है, तो कहीं ना कहीं करंट में आ गई है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। इसको याद करने की ट्रिक मैंने जानबूझ के लिख दिया ताकि, क्योंकि 10 कंट्री एकदम से याद नहीं होंगी आपको। वो है, तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देख रहे हो। ओके, तो बीएससी से आपका ब्रुनई हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा। ओके, और ऐसे सिंगापुर हो जाएगा। 2mm है, 2mm है हमारे पास, मलेशिया और म्यांमार, ये हो गया। उसके बाद आपका थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है। और आई पे आपका इंडोनेशिया हो गया, पी से आपका फिलीपींस हो गया, और एल से आपका लाओस हो गया। तो ये इस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये याद करना ज़रूरी है। हो सकता है क्वेश्चन इनसे ही ये बन के आ जाए कि इनमें से कौन सी कंट्री आपके आसियान में नहीं है। ओके, उसके बाद 1 सेकेंड, हाँ ये रहा, ठीक है। 1967 में एस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर जकार्ता है। उसके बाद बात करते हैं जो 53rd टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, किसको क्लियर किया गया है, ये क्वेश्चन आएगा। तो ये किया गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व को। 53rd टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया हमारा, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। कहाँ पे है ये है उत्तर प्रदेश में, यूपी में रानीपुर टाइगर रिजर्व। ओके, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ ये बोलती है कि जो इंडिया है अब वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील बन चुका है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। फर्स्ट पे चाइना ही है, हम सेकंड बने हैं। तो हम सेकंड किसको हटा के बने हैं, हम जापान को हटा के सेकंड बने हैं, ठीक है। आपको जापान के लिए बताता हूँ, जापान में इतना और नहीं है। जापान एक्सपोर्ट इंडिया से ही और बहुत सी कंट्रियों से करता है, इंपोर्ट करता है और उसको प्रोसेस करके तब वो उनको एक्सपोर्ट करता है। तो अभी इंडिया ने क्या किया है, जापान को हटा के इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ गई प्रोड्यूसर ऑफ स्टील में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। फिलहाल अभी एक मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर इजिप्ट में, उसका नाम था COP27, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बोलते हैं इसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ थी, और ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी। ये 2022 में हुई है। इसकी भी डिटेल देता हूँ मैं, एक सेकंड आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा ये वाला। देखिए, COP27 तो आपकी इजिप्ट में हुई है ना। अब ये पूछ सकता है COP26 कहाँ हुई थी। COP26 ग्लासगो में हुई थी, यूके में। और COP28 कहाँ पे होने वाली है, तो COP28 यूएई में होने वाली है। इसी साल दिसंबर में ये मीटिंग होने वाली है। ओके, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है COP वगैरह, तो इसलिए ये क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद क्या हुआ है, जब COP27 हुआ है, तो यहाँ देखिए जितनी भी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं एनवायरमेंटल से रिलेटेड, उसके अंदर इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जाती है उसके अंदर। तो ऐसे ही इंडिया जब मानी जाती है इंपॉर्टेंट, तो उसने कुछ काम भी ऐसे ही करती है इंडिया हमेशा। तो इंडिया ने एक वहाँ पे कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है लाइफ टाइम। ओके, कहाँ पे लॉन्च की है, COP27 की मीटिंग में ही लॉन्च की है, ठीक है। तो COP27 से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। अब ये है क्या, इसके अंदर देखिए, इस कैंपेन के अंदर जो हमारे यूथ हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा सस्टेनेबल जो लाइफ स्टाइल है उसको अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। यूथ को आपका एंकरेज करना सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने के लिए दिखा हुआ है। दिस कैंपेन वॉज लॉन्च टू एंकरेज यूथ टू अडॉप्ट सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल एंड एंकरेज अदर ऑल्सो। तो मतलब दूसरों को भी वो करना, बट यूथ पे फोकस किया गया है। उसके बाद एक फंड एस्टेब्लिश किया गया है, ये ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंड, ठीक है। ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंड किसने एस्टेब्लिश किया है, G7 कंट्रीज़ ने। और किसको देंगी, ये जो ऑलरेडी कंट्रीज जो आपके क्लाइमेट चेंज से जो सफ़र हो रही हैं उन कंट्रीज़ को दिया जाएगा। देखिए, ये सब एक दिखावा होता है, ठीक है। वॉज लॉन्च 27 G7 कंट्रीज टू प्रोवाइड फंडिंग टू कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ते होंगे और डीप आपने थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी पढ़ी हो, अंदर डीप पढ़ा होगा, तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये G7 कंट्रीज़ किस तरीके से मोल्ड करती हैं चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट करते हैं बात, जो 17 G20 समिट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही आना है जहाँ तक मुझे लगता है एग्जाम में। तो अभी जो 17 G20, ये नंबर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 18 इंडिया में होनी है, तो इसलिए 17 आपको याद होना चाहिए कहाँ हुई है। तो ये जो 17th G20 समिट हुई है वो इंडोनेशिया में हुई है, ठीक है।
इंडोनेशिया ने होस्ट किया, इंडोनेशिया में हुई है। कहाँ पे हुई है? बाली, ठीक है, ये बाली में हुई है, बाली समिट थी। जो थीम रखी गई थी इस समिट की वो रखी गई थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्ग, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब जो 220 इस साल की जो समिट होनी है 2023 की, ये समिट कहाँ होनी है? ये होनी है इंडिया में, इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत। इंडिया इसकी बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ कर रहा है। इवन जो वहाँ के कुछ डेलीगेशंस हैं वहाँ के, वो आने शुरू हो चुके हैं। ये जैसे याद रखिएगा, ये समिट, ये इसके अंदर कुछ बहुत सारी कमिटीज या बहुत सारी ग्रुप्स बनाए जाएंगे, उनको दिमाग में रखिएगा। जैसे G20 के लिए बनाया गया है B20 इंडिया का, ठीक है, जो टाटा के चेयरपर्सन शायद से, उनको इसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है B20 का। और B20 का मीन्स है बिजनेस 20, जो बिजनेस के पॉइंट्स वहाँ पे रखेंगे, ओके अपने। और याद रखिएगा, जो ये आपकी समिट होती है, इसके अंदर शेरपास होते हैं। शेरपास कौन होते हैं? जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उनकी जो मीटिंग होती है उनको शेरपास बोला जाता है इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं इंडिया, ये देखा हुआ है, इंडिया गॉट द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फॉर 2023, ठीक है, इंडिया गॉट द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फॉर 2023। और इंडिया ने अपना लोगो अनवील किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लोगो क्या है? वो लोगो जो है वो लोटस है, हमारा कमल का फूल है, ठीक है। और एक थीम भी इंडिया ने साथ में लॉन्च की है, वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ओके, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इंडिया ने थीम लॉन्च की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक इंडिया ने अपनी फर्स्ट एक रिपोजिटरी बनाई है साइंस डेटा की, और ये कहाँ पे बनाई गई है? इंडिया फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा, ओके, लाइफ साइंस डेटा क्या बनाई है? रिपोजिटरी। ये एस्टेब्लिश की गई है हरियाणा में, ओके, एस्टेब्लिश कहाँ की है? हरियाणा में। एक क्वेश्चन और था कि इंडिया का फर्स्ट जो ये आपका होता है ग्रेन होते हैं ना, दाने अपने अनाज, इनका ATM किसने लगाया था? तो ये भी हरियाणा ने लगाया था, गुरुग्राम में लगा था ये। उसके बाद एक ये योजना है जो इस महीने में लॉन्च हुई थी, लखपति दीदी योजना, ठीक है। लखपति दीदी योजना, दीदी हिंदी वर्ड है तो कहीं ना कहीं हिंदी स्टेट से करना जाएगा। तो लखपति दीदी योजना उत्तराखंड स्टेट ने लॉन्च की थी। बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पूछ सकता है काफ़ी। नेक्स्ट जो हमारा करंट है वो ये है कि वर्ल्ड की जो टॉलेस्ट स्टैचू है लॉर्ड शिवा का, ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है? ये किया गया है नथद्वारा राजस्थान में इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा, इसको नाम जो दिया गया है स्टैचू ऑफ बिलीफ, या फिर आप कह सकते हैं विश्वास स्वरूपम, ओके, विश्वास स्वरूपम इसको नाम दिया गया है। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सफल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया है। बस इतना पूछ सकता है कि सफल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया? उड़ीसा में, इसलिए मैंने इसको लिखा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में क्या होता है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको एक भी पता हो ना तो आपका क्वेश्चन निकल जाता है आराम से। उसके बाद क्या है, तमिलनाडु की जो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है वो की गई है आपकी अरितापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। इसको फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट डिक्लेयर किया गया है तमिलनाडु की। उसके बाद जो इंडिया जो है अभी वाइस प्रेसिडेंट का इसको वाइस प्रेसिडेंसी करने का मौका मिला है, किसके अंदर मिला है? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के अंदर, ओके, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के अंदर इंडिया वाइस प्रेसिडेंसी करेगा। और ये कब तक करेगा? 2 साल के लिए करेगा, 2023 से 2025 के लिए करेगा। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ओके। नेक्स्ट है अन्नामलाई टाइगर रिवर जो तमिलनाडु का है, इसके अंदर एक पहल लॉन्च की है, वो उसका नाम, पहल का नाम है जंबो ट्रायल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होगा जंबो ट्रायल्स कहाँ पे लॉन्च की गई? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया। अब इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है जो वहाँ पे विजिटर आ रहे हैं ना, उनको वहाँ की फ्लोरा फौना और वहाँ के जो एलिफेंट्स या वो जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में बताना। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं, जो वहाँ की एक हर डाइवर्सिटी की कुछ अपनी स्पेशलिटी होती है उसके बारे में इसको बताना, वो इसका पर्पज़ है। उसके बाद जो जियो स्मार्ट इंडिया समिट है वो कहाँ पे हुई है? वो हैदराबाद में हुई है। वन वर्ड का है, वो इसको करके ख़त्म कीजिए। उसके बाद जो PV सिंधु जी हैं अपना बैडमिंटन वाली, उन्होंने एक फिट इंडिया स्कूल का एक लॉन्च किया प्रोग्राम, और उसका मस्कट क्या है? तूफान तूफानी, ओके, मस्कट क्या है? तूफान तूफानी। तो फिट इंडिया, ये जो है फिट इंडिया स्कूल का जो प्रोग्राम लॉन्च किया वो किसने किया है? PV सिंधु जी ने किया है। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, जो मथुरा वृंदावन है इसको कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर कर दिया है 2041 तक के। 2041 में हम इसको कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना देंगे। किसको बनाएंगे? मथुरा वृंदावन को।
उसके बाद जो नागालैंड है यहाँ पे फर्स्ट एडिशन किया गया है किसका, टोकू एमोंग बर्ड्स काउंट का। ओके, टोकू एमोंग बर्ड काउंट का जो एडिशन है फर्स्ट कहाँ पे हुआ है, वो नागालैंड के हुआ है, नागालैंड में हुआ है। ये स्पोर्ट्स की करंट अफेयर हमारी नवंबर की। इसमें से ज़्यादातर स्पोर्ट्स करंट अफेयर मैं अपनी स्पोर्ट्स वाली वीडियो में कर चुका हूँ, उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। मैं आपको इतना कंफर्म बता रहा हूँ, केवी के अंदर स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है हर साल का। आप पेपर देख लीजिए पुराने, एक स्पोर्ट्स इवेंट आया हुआ है, आपको वो करना पड़ेगा। तो उस वीडियो में दिया हुआ है, इधर से हम छोटा छोटा पॉइंट में ख़त्म कर लेंगे, बाकी मेन रिवीजन हम वहाँ से कर लीजिए। मैं उस वीडियो को इसके साथ वो कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, ताकि आप उसको देख सकें आराम से। तो सबसे पहले इंग्लैंड ने आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप है वो जीता है, ठीक है, 2022 का। और किसको हरा के जीता है, पाकिस्तान को हरा के जीता है। ओके, नेक्स्ट ये जो फ्रैग्यान है, ये फ्रैग्यान जो है इसको नाम, ये मस्कॉट बनाया गया है किसका, पेरिस ओलंपिक 2024 का। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कॉट किसको बनाया गया है, फ्रैग्यान को बनाया गया है। मिराई तोवा जो आपने सुना होगा 2020 में जो ओलंपिक थे, जो 2021 में हुए थे जापान के अंदर, मिराई तोवा उसका मस्कट था। ओके, उसके बाद जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, इसको किसने विन किया है, इसको विन किया है मुंबई ने, किसको हरा के, हिमाचल प्रदेश को हरा के, ठीक है। उसके बाद जो ये है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं 2023-24 के, खेलो इंडिया यानी यूनिवर्सिटी गेम्स जो जिनको हम बोलते हैं, ये कहाँ, ये कौन करेगा, ये उत्तर प्रदेश में होस्ट होंगे, ठीक है। इट विल बी द थर्ड एडिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी गेम्स। द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वॉज होस्टेड बाय बेंगलुरु। ओके, तो सेकेंड किसने किया था, आपके बेंगलुरु ने किया था, और थर्ड कौन करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा। बेंगलुरु मीन्स कर्नाटक ने किया था। उसके बाद जो हमारे ये विक्टर एलेक्सन है, विक्टर एलेक्सन ने क्या जीता है, मेंस का सिंगल टाइटल जीती है इन्होंने 2022 का फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में। किसमें, ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में फ्रेंच की, ठीक है। किसने, विक्टर एलेक्सन ने। उसके बाद ये मनिका बत्रा है, इन्होंने फर्स्ट वुमेन बन गई है ये जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशिया कप टेबल टेनिस में, ठीक है। एशिया कप टेबल टेनिस में इंडिया की तरफ से जो फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बन गई मेडलिस्ट, वो है मनिका बत्रा। ओके, उसके बाद ये डेविस कप होता है, इसको किसने जीता है, इसको जीता है कनाडा ने, और किसको हरा के जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता है। डेविस कप किसने जीता है, कनाडा ने, किसको हरा के, ऑस्ट्रेलिया को हरा के। उसके बाद जो अभी फ़िलहाल ये हुआ था आपका बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई थी, ये रहा आपका यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, ठीक है, यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई थी। इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, इसमें इंडिया ने 11 मेडल जीते हैं। ओके, होस्ट किसमें कहाँ पे हुआ था, ये होस्ट हुआ था ये स्पेन के अंदर, और सबसे ज़्यादा मेडल इसमें उज़्बेकिस्तान ने जीते हैं, ठीक है। उज़्बेकिस्तान जैसे ये छोटी छोटी बॉक्सिंग हो गया, कबड्डी हो गया, इनमें बहुत अच्छा मतलब काम खेलता है वो उज़्बेकिस्तान। इवन जो आप अगर वर्ल्ड का जो इसका कबड्डी का चैंपियनशिप होता है देखना, उज़्बेकिस्तान उसमें ऊपर की तरफ पोजीशन में होता है हमेशा, और टक्कर देता है इंडियंस को। जल्दी इंडियंस जीतते हैं बट टक्कर उज़्बेकिस्तान देता है इंडिया को। उज़्बेकिस्तान और ईरान ये अच्छे हैं इसमें। उसके बाद ये कार्लोस अल्क्राज बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 ATP टेनिस प्लेयर। ओके, वर्ल्ड नंबर 1 ATP टेनिस प्लेयर बन गए हैं कौन, कार्लोस अल्क्राज, यंगेस्ट हैं। उसके बाद ये शरद कमल जी हैं जो इंडिया के, इनको क्या किया है, एज ए मेंबर इलेक्टेड, इनको मेंबर इलेक्ट किया गया है किसमें, एथलीट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में, ठीक है। तो शरद कमल जी को तो बनाया गया है द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू बी इलेक्टेड एज द एथलीट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में, ठीक है। विराट कोहली ने 4 रन बना दिया T20 में, ठीक है। उसके बाद हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया विल होस्ट द वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन 2023, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो इसका चैम्पियनशिप होगी 2023 की वुमेन बॉक्सिंग की, वो कहाँ पे होगी, तो वो इंडिया में होगी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, आपके वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का, इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका लुसाना स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। लुसाना स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद जो प्रमोद भगत जी और मनीष रामदास वन गोल्ड मेडल एट 2022 BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ठीक है। ये प्रमोद भगत जी ने जो पैरालंपिक्स हुए थे 2020 वाले, उनमें मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है। वन गोल्ड मेडल एट 2022 BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ओके, उसके बाद सूर्य कुमार यादव जी ने एक साल में 1000 रन बना दिए T20 के, और फर्स्ट बैट्समैन बन गए हैं ऐसे।
उसके बाद जो आपका अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप है 2022 का, वो किसने जीत लिया? स्पेन ने जीत लिया। ऑलरेडी ये न्यूज़ दे चुका हूँ मैं आपको पहले, इसलिए ज़्यादा इनमें एनर्जी निकल नहीं पा रही है क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुके हैं मेरे। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए 2022 के, वो कौन कौन से हुए हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी पूरी डिटेल दे चुका हूँ मैं आपको कि यूसी चौहान जी जो थे हमारे, उनकी जगह अब ऋतुराज अवस्थी जी को क्या बनाया गया है? चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन। ये कहाँ पे थे पहले? ये कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है। सीवी आनंदा बोस जो है, इनको अपॉइंट किया गया गवर्नर कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। उसके बाद अरविंद विरमानी जी जो हैं, इनको फुल टाइम मेंबर बनाया गया है नीति आयोग का, ओके। नीरज चोपड़ा जी का ऑलरेडी न्यूज़ डिस्कस हो चुकी है। नीरज चोपड़ा जी को क्या बनाया गया? फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। उसके बाद जो तैयब इकराम जी हैं, ये अपॉइंट हुए हैं न्यू प्रेसिडेंट किसके? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। इंटरनेशनल ऑलरेडी ये न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं, ये भी न्यूज़ पहले कवर हो चुकी है। पीटी उषा बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वुमेन प्रेसिडेंट बनी है फर्स्ट। उसके बाद दीपा मलिक, इनको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर किसका? निक्षय मित्रा का, ओके, निक्षय मित्रा का, ठीक है। और ये निक्षय मित्रा क्या है? ये टीबी मुक्त भारत अभियान जो है उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। निक्षय मित्रा क्या है? टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए। ब्रांड एम्बेसडर किसको डिक्लेयर किया गया है? दीपा मलिक को। उसके बाद ये भी हम कर चुके हैं। अनवर इब्राहिम जो थे वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? मलेशिया के, ठीक है। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट है, और कैपिटल उसकी कुआलालंपुर है। उसके बाद ये आ गया आपका गौरव द्विवेदी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ प्रसार भारती, ठीक है। तो गौरव द्विवेदी जी को क्या बनाया है? CEO ऑफ प्रसार भारती। उसके बाद ये है नताशा पिर्क मुसर हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया, ठीक है। स्लोवेनिया की फर्स्ट प्रेसिडेंट फीमेल बनी है ये। और जो स्लोवेनिया की कैपिटल है वो क्या है? ये है लुब्ज़-लाजाना, ठीक है। लुब्ज़-लाजाना नाम है इसका। और जो इसकी करेंसी है, करेंसी यूरो है, देखिए, क्योंकि उसका यूरोपियन यूनियन का पार्ट है ये, तो करेंसी इनकी यूरो है। उसके बाद जो ये है लुला डा सिल्वा, ये इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, ठीक है। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जहाँ बोल्सोनारो जी PM इनके। कैपिटल क्या है? ब्राज़िलिस, ठीक है। ब्राज़ीलिस है इसकी कैपिटल, और करेंसी इसकी रियल है, ठीक है। ब्राज़ीलियन रियल इसकी करेंसी है। ये अपॉइंटमेंट हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट देखिए, ये जो JCB अवार्ड होता है थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। अवार्ड गिवन इन नवंबर 2022। तो जो खालिद जावेद हैं, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इन्होंने क्या जीता है? JCB प्राइज़ 2022 जीता है, और किस फील्ड में जीता है? लिटरेचर में, ठीक है। अब कौन सा नॉवल था इनका? द पैराडाइज ऑफ फूड, ओके। उसके बाद दलाई लामा जी को दिया गया है, ऑनर किया गया है उनको किससे? गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से, ठीक है। गांधी मंडेला अवार्ड किसको दिया गया है? दलाई लामा जी को। उसके बाद इंडिया वन द एक्सीलेंस इन लीडरशिप फैमिली प्लानिंग, ठीक है, अवार्ड 2022। कौन सा अवार्ड जीता है? एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग, ठीक है। याद रखिएगा, वर्ल्ड में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग जो स्टार्ट की थी वो इंडिया ने की थी, उसके बाद चाइना ने की थी। इंडिया की सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, बट चाइना की हुई थी, और आज शायद से वो उस टाइम सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन अब उनके लिए ट्रबल बन चुकी है। क्योंकि जब आप किसी का माइंडसेट फिक्स कर देते हैं ना, तो वो बाद में चेंज करना इतना आसान नहीं होता। ये श्लोक मुखर्जी वन इंडियन 2022 डूडल फॉर गूगल कॉम्पिटिशन हुआ था, वो इन्होंने जीता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो नहीं है, ये मैंने ये रेड किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। सुभाष बाबू हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू बी अवार्डेड द बेले के एशफोर्ड मेडल, ठीक है। जो बेले के एशफोर्ड मॉडल है, ये इसको सुभाष बाबू फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट बने हैं जिन्होंने इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और किस में दिया गया है? इनको ट्रॉपिकल मेडिसिन के फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद जो वेंकी रामाकृष्णन जी हैं, इनको क्या ऑनर किया गया है? इनको UK रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है। UK रॉयल ऑफ मेरिट किसको दिया गया है? वेंकी रामाकृष्णन जी को। उसके बाद जो पूर्णिमा देवी बर्मन है, उनको ऑनर किया गया है UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2022 का चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है ये मिल चुका है ऑलरेडी, अपने मोदी जी को ऑलरेडी मिल चुका है पहले, ठीक है। चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड शायद से उसी साल ये स्टार्ट हुआ था, या उससे एक साल पहले स्टार्ट हुआ, तब इसको मोदी जी को हमारे दिया गया था ये चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, ये भी डिस्कस कर चुका हूँ COP27। तो इम्पॉर्टेंट ये है इस पूरे करंट के अंदर कि आपको मैं बहुत कंसाइज करके अक्टूबर का करंट दे रहा हूँ, नवंबर का, सॉरी, अक्टूबर का कल दे चुका हूँ। मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लीजिए,
क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ आपको जीके साइड के, आज से मैथ्स के क्वेश्चन भी डालने शुरू कर दूंगा उसके अंदर। तो प्रैक्टिस वहाँ पे हो जाएगी, क्वेश्चन आप कंटेंट यहाँ मिल गया, प्रैक्टिस वहाँ हो जाएगी आपकी। तो ये फ़ायदा रहेगा, इसमें आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं नोट्स को मैं दोपहर तक डाल दूंगा, बस इन्हीं के थ्रू गो थ्रू हो जाइए बार बार, ठीक है, ताकि आपको आराम से मिल जाएगा। बाकी आज का करंट कंप्लीट करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं हम हमसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।